नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनके क्या है मायने और क्या है उसके बारीक खबर, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही हमारे सहयोगी संवाददाताओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खबर के तमाम पहलुओं के मायने क्या है। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है उसको जो दिल्ली से जुड़ी हुई उससे हम उस पर करते हैं बात। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आज एक फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। हालांकि दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी राज्यों से आने वाले जो मरीज होंगे उनका इलाज हो सकेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद से तमाम दलों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं और यह फैसला बेहद असंवेदनशील है, जो पूरी तरीके से गलत है। दिल्ली सरकार ने जो ये कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाहर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे हम। वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने न केवल दुनिया की रफ्तार रोक दी है बल्कि सेहत के मोर्चे पर पूरी दुनिया के सामने अनगिनत चुनौतियां रखती हैं। कोरोना की चुनौती से दुनिया भर की सरकारें सेहत के मोर्चे पर लड़ रही हैं और उनकी कमजोरियां भी उजागर हो रही हैं। यही मंजर दिल्ली में भी नजर आ रहा है, जहां कोरोना की चुनौती के आगे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण और इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मरीजों के लिए इलाज मिल पाना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी के जख्मों पर इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार के एक फैसले ने मानो नमक छिड़कने का काम किया है। दिल्ली सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब केवल दिल्ली के रहने वाले मरीजों का ही इलाज होगा। 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मीडिया के साथ वर्चुअल संवाद में कहा, यह फैसला 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की एक समिति की सलाह के बाद किया गया है। इस समिति ने अनुमान लगाया है कि जून खत्म होते होते दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा, अगर दूसरे राज्यों के मरीजों को भी दिल्ली में इलाज कराने की अनुमति दी जाएगी तो अभी मौजूदा 9,000 बेड भी इन मरीजों को देने होंगे। दिल्ली सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में हॉस्पिटल बेड की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। दिल्ली सरकार औरों पर दोषारोपण कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बेड्स की कमी और डॉक्टरों की ड्यूटी में अव्यवस्था के आलम ने दिल्ली सरकार की सेहत व्यवस्था की कलई खोल दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर 8 जून से खुल जाएंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ये मांग करती है कि हर एरिया में, हर रीजन में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए जो कि इस चीज़ को देखे कि कोरोना की जो केयर हो रही है वो कैसे हो रही है और कोरोना की फैसिलिटीज़ किस तरह से दी जा रही हैं। हमारी देश की जो जनता है दिल्ली में, एक आम आदमी है, एक आम आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमारा इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम है, हम उसको क्यों नहीं रिवैम्प करते? ये एक सुझाव आ गया कि हम एक हेल्थ प्रोफेशनल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिसेप्शन में बिठाएंगे। मेरा अपने हमारे मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह है कि आप यही काम हमारी दिल्ली के 50 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में कीजिए। दिल्ली सरकार के इस फैसले और सेहत के मोर्चे पर हो रही लापरवाही पर बीजेपी नेताओं ने रोष जताया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और कई अन्य पार्टी के नेताओं ने दिल्ली सरकार की मनमानी के खिलाफ राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। दिल्ली जो हमारे यहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, 4,400 में से दिल्ली में मात्र 28% दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बेड ऑक्यूपाइड है। ये मैं सिर्फ दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं।
दिल्ली सरकार के 72%, 72% दिल्ली गवर्नमेंट के कोविड डेडिकेटेड 4,400 बेड में से 72% खाली हैं। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक दिन में लगभग 1000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 750 पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 16,229 है। इसी के साथ कंटेनमेंट जोन्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। साफ है कि सेहत के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के आगे दिल्ली सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार आम लोगों की सेहत को पहली प्राथमिकता दे और उसके लिए जरूरी कदम उठाए। और आज की दूसरी अहम खबर की ओर रुख करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद रैली को संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है, बल्कि ये रैली आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराने की रैली है। आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। वहीं अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों की चिंता की है और कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के विकास का ही असर है कि बिहार आज लालटेन से एलईडी तक का सफर तय कर पाया है। को कहना चाहता हूं, हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने काटी है। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं, जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं, बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं और चाला घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक काटी है। और लालू जी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए आपके पास कोई आंकड़े हो तो जरूर बताइएगा। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और शैलेंद्र, क्या बड़ी बातें निकल के आई इस वर्चुअल रैली के बाद में? जनसंवाद बिहार से जोड़ा एक तरीके से सीधे तौर पे। बिल्कुल, अगर देखें तो 3 बहुत अहम बातें हैं। बीजेपी ने दरअसल ये दिखाया है कि कोरोना संकट के दौरान किस तरह से एक संवाद किया सकता है जनता से, और इतनी बड़ी अपने आप में दुनिया की एक अनोखी वर्चुअल रैली की और बिहार से उसकी शुरुआत हुई। बिहार जनसंवाद इसका नाम दिया गया। सभी अब जो बिहार के 72,000 बूथ हैं उस पर सीधे तौर पर एक तरह से देखें तो जनता से संपर्क स्थापित किया गया और कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में बीजेपी तैयारियों में भी जुटी हुई है और इस बात का खास तौर पर जिक्र भी किया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए जो पैकेज का ऐलान किया था 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज था, और उस पैकेज को किस तरह से लागू किया गया उसका हिसाब भी दिया गया और ये बताया गया कि कोरोना संकट के दौरान केवल बिहार में अगर आप देखें तो 5720 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सीधे खाते में पहुंचे। और खासतौर पर इसका जिक्र अमित शाह ने किया कि किस तरह से लाखों श्रमिकों
को ट्रेन के जरिए लाया गया है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है, क्वारंटाइन की सुविधा दी गई है और ये एक बहुत बड़ा एक तरह से काम है। और इस बात का भी जिक्र किया कि जो देश के विकास की जो नींव है उसमें बिहारी श्रमिकों का पसीना लगा हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत संकेत देता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट से निपटने में देश की जनता का सहयोग ले रहे हैं। और आज जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से 130 करोड़ जनता आज संकल्प कर साथ खड़ी है कोरोना संकट से निपटने में। लाल बहादुर शास्त्री के बाद अब मोदी जी ऐसे नेता हैं जिनके संकल्प पर पूरा देश उठ खड़ा होता है। तो कई संदेश जी शैलेंद्र, वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी ने दिखाया कि किस तरह से इस तरह से भी एक राजनीतिक संवाद किया जा सकता है। और साथ ही साथ बिहार को लेकर भी संदेश है, जिसका दावा भी किया अमित शाह ने कि 2/3 बहुमत से वो आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए जीतने वाली। तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर शैलेंद्र, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि तकनीक का पुट भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर जो देश रुका हुआ है, दुनिया रुकी हुई है, लेकिन वक्त थमता नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही होता है। उसके बीच में भी एक रास्ता निकालते हुई बीजेपी नजर आ रही है अपने आप में, नए तेवर नए कलेवर के साथ में भी। आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए? निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि 75 ऐसी वर्चुअल बड़ी रैलियां होनी है और छोटी बड़ी रैलियां अगर मिला लें तो कई रैलियां होनी है। बीजेपी की तरफ से डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अगर देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर चुके हैं। और अब इस संवाद की जो प्रक्रिया बीजेपी की उसको बहुत विस्तार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर दिया जा रहा है। पूरे 1 महीने इस तरह की प्रक्रिया चलेगी जिसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंस होंगी, वर्चुअल होंगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने दिखाया कि किस तरह से तकनीक के जरिए संवाद किया सकता है। कोरोना संकट के दौरान जो राजनीतिक जो संवाद है उसे बनाए रखा सकता है, उसे मजबूत किया सकता है। बिल्कुल, एक तरीके से वो रास्ता भी दिखाई पड़ता हुआ, निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। आज की एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कल से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है। कल से देश में तमाम गतिविधियों पर जो रोक लगी हुई थी वो हट जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से मिलकर इस नए नियमों को तय किया है, तो वहीं राज्यों को भी उनके हिसाब से गाइडलाइंस तय करने का पूरा अधिकार दिया गया है। क्या है कल से शुरू होने वाले अनलॉक 1 की कुछ बड़ी बातें, या आपको हम ग्राफिक्स के नजरिए से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। कल से किस तरीके से अनलॉक 1 का दूसरा चरण तरीके से जो जुलाई में शुरू होगा, कल से जो शुरू हो रहा है वो 8 जून से पहला चरण शुरू हो रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसका हम दूसरे चरण एक तरीके से करेंगे वो जाके शुरू होगा जुलाई से। और क्या क्या चीज़ें अभी फिलहाल बंद रहेंगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी, मेट्रो रेल का परिचालन फिलहाल बंद रहेगा, सिनेमा घर का जो परिचालन है वो बंद रहेगा, व्यायामशाला बंद रहेगी, स्विमिंग पूल बंद रहेगा, मनोरंजन पार्क फिलहाल अभी बंद रहेंगे, थिएटर हो, बार हो, ऑडिटोरियम हो, ये फिलहाल बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अनलॉक कल से एक तरीके से शुरू हो रहा है अनलॉक 1, उसमें क्या क्या चीज़ है, क्योंकि 8 जून है कल से इसके पहले चरण की शुरुआत हो रही है। इसमें आर्थिक गतिविधियों पर ज़्यादा फोकस है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आखिर गतिविधियों को आखिर कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन उपाय सख्ती से लागू रहेंगे, वहां पर रियायत नहीं मिलेगी, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। धार्मिक स्थान हो, सार्वजनिक पूजा स्थल हो, वहां पर शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, SOP भी जारी की गए। होटल हो, रेस्तरां हो, अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुलेंगे, उनकी गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी गतिविधियों के लिए अलग से SOP जारी किया है कि आखिर किन नियमों और शर्तों के साथ में क्या चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इनको खोल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो संक्रमण से रोक लगाएंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए इन सब पे सबसे ज़्यादा फोकस रखने की बात की गई है। राज्यों ने अपने अपने लिए जारी किया है अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस, जो जिसके आधार पर सुविधा है, जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें हैं उस आधार पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की एक तरीके से शुरुआत हुई है और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ें होंगी जो कि कल से शुरुआत होगी। निजी और सरकारी ऑफिस में तय नियमों के साथ काम करने की भी इजाज़त होगी। ये अनलॉक 1 जो कि कल से शुरू होगा, लेकिन बुजुर्गों 65 साल से ज़्यादा और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। अंतर्राज्यीय यात्रियों के लिए भी राज्य सरकारों ने तय किए हैं नियम कि कोई दूसरे राज्य से अगर राज्य में कोई व्यक्ति आता है तो क्या नियम होंगे, उसको भी बनाया गया है। लोगों और सामान की निर्बाध रूप से आवाजाही सुनिश्चित होगी, कम से कम इस बात को तय किया गया है। अनलॉक 1 के लिए लोगों और सामान के लिए किसी प्रकार के अलग से पास की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो ई पास हो या पास हो, किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगी। और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जारी। तो ये
अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, लेकिन किस प्रकार से तमाम राज्यों ने तैयारी की है, इस पर बात करने के लिए 3 सहयोगी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। आयशा खानम हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ गई हैं, विशाल बैरिस्टो हमारे साथ में जयपुर से हैं, तो श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आयशा, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरीके से कर्नाटक ने तैयारी की हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई नियम उन्होंने 1 जून से ही कई चीजों में ढील देना शुरू कर दिया था, अब कल 8 से किस प्रकार का एक नए बदले हुए तस्वीर देखने को मिलेगी? जी देखिए, कल से एक नया सवेरा शुरू होगा और इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और कल से देखा जाए तो फर्स्ट फेज का ये अनलॉकिंग पीरियड होगा और इस फर्स्ट फेज में जो है धार्मिक स्थल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल्स और रेस्टोरेंट पूरी तरह से खुल जाएंगे। देखा जाए तो कर्नाटक लगातार शुरू से ही टेक्नोलॉजी को लेकर इस कोरोना के युद्ध में टेक्नोलॉजी के साथ कोरोना का सामना कर रही है। यही वजह है कि कर्नाटक में कोरोना कोविड-19 की जो संख्या है वो कम है। बाकी राज्यों के मुताबिक देखा जाए तो कर्नाटक में अब महज 5000 के आसपास की संख्या है और बेंगलुरु जैसे शहर में केवल 150 से ज्यादा मरीज नहीं है। तो यही वजह है कि कर्नाटक सरकार यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। और कल जो तैयारी हो रही है, कल भी रेस्टोरेंट्स में टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व किया जाएगा। मेनू कॉन्टैक्टलेस मेनू तैयार किए गए हैं और मंदिरों और मस्जिदों और गिरजाघरों में भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह बनाई गई है और लोगों को हर जगह पे मास्क बांटे जाएंगे और यही कर्नाटक सरकार कह रही है कि अभी तक लगातार जिस तरह से सरकार ने इस जंग में कोरोना का सामना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोरोना का सामना किया है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगी और अनलॉक 2 के लिए और नई तैयारियां भी करेगी। जी आशा, आप रहिएगा हमारे साथ, हम मुंबई का रुख करते हैं। श्यामा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। श्यामा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित एक तरीके से समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में चुनौती और बढ़ेगी जब ज्यादा चीजों पे रियायत मिलेगी, लोगों को आवाजाही बढ़ेगी। किस प्रकार की तैयारियां हैं और एक बैलेंस अप्रोच के साथ में कल से महाराष्ट्र बढ़ता दिखाई पड़े, खासतौर से मुंबई जैसे इलाकों में? बिल्कुल बैलेंस अप्रोच यहाँ पर बनाया गया है, इसीलिए अभी तक जो मंदिर मस्जिद या रिलीजियस प्लेसेस जितने भी हैं उसे खोलने के लिए, उसे फंक्शनिंग करने के लिए अभी तक मुंबई से या महाराष्ट्र सरकार से कोई भी नोटिफिकेशन डायरेक्शन नहीं आया हुआ है। और ये अभी तक अगर नहीं आया हुआ है तो कल से रिलीजियस प्लेसेस का खुलना लगभग ना के बराबर तय है। और अगर हम कल से और जो छूट मिल रही है उसके बारे में बात कर ले तो मुंबई में जो BEST बसेस होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के आवागमन के लिए, वो बसेस जो हैं पहले एसेंशियल सर्विसेज में जो काम करते थे उन्हीं के लिए अलाउड था, लेकिन अब जो है उसमें जैसे छोटे छोटे बिजनेस के लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब लोग हुए, शिक्षक लोग हुए, उनको अपने कामों पर जाने के लिए भी उनको अब परमिशन दे दी गई है कि उसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं। 2 दिन पहले से ही हमने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, एक गाइडलाइन जारी किया था जहां पर प्राइवेट ऑफिसर्स जो है वो 10% अपने स्टूडेंट के साथ में काम कर सकते हैं। साथ ही जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उसमें टीचर्स आ सकते हैं पेपर्स इवैल्यूएट करने के लिए या एजुकेशन मॉडल बनाने के लिए, लेकिन बच्चों का आना अभी तक ना कहा गया है। जॉगिंग, रनिंग ये सब के लिए अलाउ कर दिया गया है, लेकिन ओपन एयर जिम इक्विपमेंट्स जो होती हैं वो अभी तक लोग नहीं टच कर सकते। तो एक तरीके से बिल्कुल बैलेंस अप्रोच बनाया गया है पूरे मुंबई को और महाराष्ट्र के स्थिति को लेकर। बिल्कुल श्यामा, आप रहिए हमारे साथ, हम जयपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद है। विशाल, किस प्रकार की गतिविधियों के साथ में कल राजस्थान या कहा जाए जयपुर में हम गतिविधियां देख पाएंगे? किस तरीके की रियायतों के साथ में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है? अरिंदर, सबसे पहले आपको शुभ संध्या। और मैं आपको बता दूं कि कल से राजस्थान के अंदर क्लब्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स जो हैं वो सशर्तों के साथ खुले रहेंगे, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है और मास्क जो मैंने अभी लगाया हुआ है, आप पब्लिक प्लेसेस पे मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब ये सशर्त क्या शर्तें हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में आप जाते हैं अपने फैमिली के साथ खाने के लिए, तो 2 टेबल्स के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी पड़ेगी और ये दूरी जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और इसका ख्याल आपको रखना होगा।
जहां तक हम मंदिरों की बात करते हैं, धार्मिक स्थानों की बात करते हैं, तो उसके लिए कल मुख्यमंत्री ने जो धर्मगुरु हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सभी जिला कलेक्टर्स के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तय करेंगे कि कब मंदिरों को और धार्मिक स्थानों को खोला जाना है। अन्य राज्यों में इजाजत दे दी गई है, लेकिन राजस्थान ने अब ये फैसला नहीं लिया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक हम एग्जाम्स की बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, तो वो सरकार पहले डिसाइड कर चुकी है कि जुलाई में इम्तिहान होंगे, हालांकि अभी डेट्स नहीं आई है। इसके साथ ही जो पेंडिंग एग्जाम्स है 10th और 12th के राजस्थान बोर्ड के, वो भी होने, उनकी भी अभी डेट्स आनी है। लेकिन कल से क्लब्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट जो है वो सशर्त खोलने की इजाजत राजस्थान सरकार ने दे दी है। और यहां तक जो वाइन शॉप्स है अब तक वो 6 बजे तक खुल रही थी, अब उनको 2 घंटे की कल से और रियायत मिलेगी और वो 8 बजे शाम को 8 बजे तक वो खुल सकेंगी। आरेंद्र जी, विशाल आप रहिए हमारे साथ, हम एक बार जल्दी से रुक करते हैं बेंगलोर का। आशा, वक्त कम है, छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि लोगों के माइंडसेट में कितना बदलाव है, तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब रियायत मिल रही है तो वो भी कम से कम अनुशासित रहें। जी बिल्कुल, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अब अगर कोरोना से बचना है तो इसका जो मंत्र है उनके हाथ में है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और साफ सफाई का ध्यान रखना। देखिए अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर इस रेजिडेंशियल इलाके में फ्यूमिगेशन हुई, यानी खुद लोग अपने आप ही इस तरह से सफाई का ध्यान रख रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो हर जगह, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, हर जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं और मास्क भी बांटे जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे तो लोग खुद जाकर उन्हें बताते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। तो ये उनकी महज उनकी सेहत के लिए नहीं बल्कि पूरे आसपास की सामाजिक महत्वपूर्ण चीज है। आप कह रहे हैं कि लोगों के स्वभाव में तब्दीली आई है। श्यामा, यही सवाल आपसे कि मुंबई कर की बात की जाए या महाराष्ट्रियन की बात की जाए, कितना एक सोच में बदलाव आया कि हमको खुद ही कोरोना से लड़ना है? जी, इसके ऊपर मैं एक बहुत सैड तरीके से जवाब होगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे जहां पे मरीन ड्राइव पे, जहां पर लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, किस प्रकार से वहां पर भीड़ उमड़ी है लोगों की। भले ही उन्होंने मास्क पहना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लोग वहां पर जमा हुए हैं जॉगिंग करने के लिए, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसी को भी डर है कि कोरोना फैल सकता है एक दूसरे से दूसरे जन को। लेकिन बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से लोग जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार हैं। जब शॉपिंग करने जाते हैं या सामान खरीदने जाते हैं, आमतौर पे काम करने भी जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ में जितने भी प्रिकॉशनरी हाइजीनिक मेजर्स हैं वो सब लोग अपना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है विशाल, जल्दी से आप भी बता दीजिए जरा, राजस्थान कितना अनुशासित अपने आप को करने की तैयारी की तरफ नजर आ रहा है, तब जबकि कल से ज्यादा रियायतें मिलने जा रही हैं? देखिए आरेंद्र, जैसे राजस्थान की अब मैं बात करूं तो मास्क लगाना लोगों की अब आदत बन गई है और सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी वायलेट होता है और उसका भी ध्यान अमूमन रखा जाता है। लेकिन एक जो चीज़ मुझे खास तौर से बड़ी बेचैन करती है और मैं अक्सर लोगों को टोकता भी रहता हूं कि सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सड़क पर चलते चलते जो थूकने की आदत है, गुटखा खा के चुपचाप पीक निकाल दी, वो अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है और उसके लिए भी राज्य सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। फिर भी अभी भी लोगों के अंदर ये जो हैबिट है वो अभी अच्छी तरह से नहीं आ पाई है कि आपको सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है। मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, उसके साथ साथ आपको स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस को भी अवॉइड करना होगा। बिल्कुल, इस पे कहीं ना कहीं नियम भी बनाया गया, जुर्माने के नियम भी कई राज्य सरकारों ने बनाए, उसका भी ख्याल रखने की जरूरत। फिलहाल वक्त इतनी ज्यादा दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका, आयशा आपका, श्यामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।